स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का। मैं विजय कुमार आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। केस स्टडी ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट मेथड है, स्रोत है ये। ठीक है ना। और नंबर 2 गुणात्मक शोध। ठीक है ना, क्वालिटेटिव। ठीक है ना, गुणात्मक गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा। ठीक है ना, गुणात्मक आंकड़े कलेक्शन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये आपका, एक तो प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक डाटा कलेक्ट करने का स्रोत है ये, और दूसरा गुणात्मक, दोनों तरह के आंकड़े ये कलेक्ट करता है। तो इसको हम आज करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो बच्चे एमए कर रहे हैं, ठीक है, एमए में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं मतलब, और जो बच्चे पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, पीएचडी कोर्स वर्क, तो उनके लिए व्यक्तिगत अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ से लॉन्ग या आपका मीडियम टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, या तो लॉन्ग में आएगा या मीडियम में आएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 7 नंबर में आया था ये आपका, तो आप इसको जरूर समझिए। ठीक है, और जो बच्चे नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम इसका अर्थ समझेंगे, इसकी विशेषताएं समझेंगे, सॉरी अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, विशेषताएं, महत्व क्या है, गुण और दोष, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर में कवर करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों का मेरा 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 वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अर्थ क्या है दोस्तों, जब किसी एक व्यक्ति, परिवार, समूह, संगठन, संस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं। ठीक है ना, केस स्टडी उसी को ही कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है, परिवार का अध्ययन किया जा सकता है, किसी समूह संगठन का अध्ययन किया जा सकता है एक इकाई के रूप में, मतलब एक माना जाएगा उसे। ठीक है ना दोस्तों, अब जैसे एक ये समुदाय है, इसमें कई सारे लोग रहते हैं। ठीक है ना, एक समुदाय है, इसमें कई इधर शायद आपको पिक नज़र नहीं आएगी, इधर मेरी पिक, मेरे वीडियो चल रही होगी। तो अब मान लो दोस्तों एक ये समुदाय है। ठीक है ना, इसमें 50 लोग रहते हैं। ठीक है ना, 50 लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, अब इन समुदायों का क्या होगा, एक इकाई के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, एक समझ के अध्ययन करेंगे, एक इकाई, ठीक है ना, के रूप में हम जब अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये व्यक्तिक या केस स्टडी कहलाएगा। ठीक है ना, अब एक इकाई के रूप में क्यों अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है, एक व्यक्ति का, ठीक है, एक व्यक्ति का, ठीक है, एक समूह का, भाई कुछ उसमें 8-10 हो सकते हैं। ठीक है ना, उसमें जैसे एक समूह हो गया। ठीक है, इसमें ये स्टूडेंट्स का समूह है, इसमें 5-6 स्टूडेंट है। ठीक है ना, क्या है, 5-6 स्टूडेंट है। इस समूह का अध्ययन भी क्या कहलाएगा, केस स्टडी कहलाएगा। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों, संगठन, समूह, संस्था का एक इकाई के रूप में। दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये इसने क्या किया कि इसने टॉप किया, क्या किया, टॉप किया। ठीक है ना, इसलिए ये 100% नंबर लेके आया। ठीक है, एक बात, ये एक छात्रों का समूह है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ठीक है ना, ग्रुप है, और इस ग्रुप के सारे बच्चे क्या लेके आए, 95% प्लस लेके आए। ठीक है ना, सारे के सारे 95% से ऊपर नंबर लेके आए। ये एक समुदाय है। ठीक है ना, इस समुदाय के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब के सब क्या करते हैं, टॉप करते हैं, 90 प्लस लेके आते हैं, 90 प्लस लेके आते हैं, मार्क्स 90% से ऊपर लेके आते हैं। तो क्या होगा कि भाई ये कुछ खास चीजें हैं इनके अंदर। ठीक है ना, इनके अंदर खास चीजें हैं, ये कैसे पढ़ते हैं, कितना टाइम देते हैं, इनकी दिनचर्या क्या है। ठीक है ना, उसी तरह इस ग्रुप की दिनचर्या क्या है, ये ग्रुप में बच्चे कैसे, कितने, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं,
कौन सी बुक्स यूज़ करते हैं, उनका उनका टाइम टेबल क्या है, उनके पेरेंट्स जो है उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसी तरह समुदाय के बारे में अध्ययन एक इकाई के रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये समूह पूरा का पूरा 95% से ऊपर नंबर लेके आया है, ठीक है ना। सारे बच्चे 95% से ऊपर लेके आए, टॉप किए हैं, है ना। तो इसका अध्ययन करना है कि भाई क्यों ये इस समूह के सारे बच्चे ही क्यों 95% से ऊपर क्यों लेके आते हैं, या इस समुदाय के सारे बच्चे 90% से ऊपर नंबर क्यों लेके आते हैं, या ये एक इकलौता बच्चा है ये 100% कैसे ले आया, इसने कैसे पढ़ाई की। तो क्या है, किसी व्यक्ति, ठीक है ना, परिवार, समूह, संगठन, संस्था, इस संस्था का एक इकाई के रूप में इसमें अध्ययन किया जाता है, मतलब एक समझ के किया जाता है, ठीक है, कि एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, तो उसे व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी कहा जाता है। मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, इतना सरल शायद ही कोई समझाता हो, ठीक है। अध्ययन की यह पद्धति चिकित्सा विज्ञान, ठीक है ना, चिकित्सा विज्ञान से आई है, और कहाँ से आई है, कानून से आई है, और न्याय प्रणाली से आई है, ठीक है ना। न्याय प्रणाली से अध्ययनों से होती हुई सामाजिक विज्ञान में इसने प्रवेश किया। तो मतलब पहले ये जो पद्धति, केस पद्धति, ये चिकित्सा विज्ञान में आया करती, यूज होती थी, कानून, न्याय, अपराध वगैरह में यूज हुआ करती थी, ठीक है ना। तो वो वहाँ पहले वहाँ पे यूज हुआ करती थी, बाद में इसको सामाजिक विज्ञान में भी एक्सेप्ट कर लिया गया, क्या ना। समाज में कुछ लोग होते हैं जो बहुत उत्कृष्ट होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया, तो उसी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अब पीवी यंग के अनुसार ये डेफिनेशन है, व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, ठीक है ना, मतलब समाज से जुड़ी हुई होगी, व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, और क्या बोलते हैं, समूह, संस्था, ये सब किससे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक इकाई के जीवन की खोज, मतलब जीवन के बारे में जानना, समझना, ठीक है ना, तथा विश्लेषण की एक पद्धति है ना। हम उसको, उसके जीवन की एक इकाई होगी, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, या समाज, कोई संस्था हो सकती है, कोई समूह हो सकता है, उसके जीवन के बारे में जानेंगे, उसके जीवन के जो जो सारे रहस्य हैं उसको समझेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना, विश्लेषण करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये बच्चा 8 घंटे पढ़ता है, इसके मम्मी डैडी इसको मतलब अच्छे ट्यूशंस दिलवाते हैं, खूब मतलब इसके ऊपर पैसा वैसा काफ़ी खर्च करते हैं, महंगी महंगी किताबें दिलवाते हैं, और अनुशासन में रखते हैं, और पढ़ने के लिए इसके ऊपर दबाव बना के रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जीवन की खोज कर रहे हैं हम, और विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करके ही तो हम निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है ना। फिर चाहे वह इकाई एक व्यक्ति हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो, या पूरा का पूरा समुदाय हो। होता है ना दोस्तों, कई सारे समुदाय ऐसे होते हैं जो बहुत वहाँ पे रहन सहन का स्तर या बहुत सारी चीज़ें और समुदायों से अलग होती हैं, ठीक है ना, और समुदायों से वो बेहतर होते हैं। तो ये क्या होता है कि भाई ये क्या है, एक व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की एक पद्धति है। फिर चाहे वो इकाई एक व्यक्ति हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो, या संपूर्ण समुदाय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक क्लासरूम का भी एक क्लास है, ठीक है ना, एक क्लास है, ठीक है, उसमें 40 बच्चे हैं, उसमें 40 बच्चे हैं, तो उनका भी केस स्टडी किया जा सकता है कि भाई ये बच्चे 6 से लेके 12 तक, तो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक ये बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स लेके आए हैं, ठीक है ना। हरदम ये 85, 80, 90 बच्चे लेके आते हैं, इनकी एवरेज कितनी आती है, 80, 85 प्लस आती है ना। तो इस पर भी केस स्टडी किया जा सकता है कि भाई इनको कौन कौन से मास्टर पढ़ाते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है, या बच्चे ये घर पे कोचिंग लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक इकाई, ये आपका जो अध्ययन का क्षेत्र होगा ना, जो अध्ययन का क्षेत्र होगा, अध्ययन अध्ययन आपका अध्ययन का जो क्षेत्र होगा, ठीक है ना, आपका शोध का जो क्षेत्र होगा, ठीक है ना, अध्ययन या शोध का क्षेत्र जो होगा, है ना, शोध का क्षेत्र जो होगा उसको एक इकाई के रूप में मानेगी, चाहे फिर वो आपका कोई संस्था हो, व्यक्ति हो, समूह हो, या संपूर्ण समुदाय क्यों ना हो, ठीक है ना, उसको एक इकाई की तरह ये लेगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो बच्चे जो एमए में कर रहे हैं या फिर कोर्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आपसे पूछेगा व्यक्तिगत अध्ययन क्या है, तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिए। आपको दो नंबर का होगा तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, 4 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, और बाकी थोड़ा बहुत आप लिख देंगे, है ना, थोड़ा सी व्याख्या कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि भाई ये क्या है कि ये गुणात्मक आंकड़े प्रदान करती है, ये प्राथमिक आंकड़े प्रदान करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 2-4 लाइन लिख देंगे तो आपको 4 में से 4 पूरे नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज डेफिनेशन लिखेंगे तो 4 में से 2 नंबर मिलेंगे, और अगर 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे।
अब इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो ये सामाजिक शोध के क्षेत्र में ये प्रति गुणात्मक आंकड़े, मैंने पहले आपसे कहा था ये गुणात्मक आंकड़े प्रदान करने वाली एक विशिष्ट विधि है, ठीक है ना। गुणात्मक आंकड़े प्रदान होंगे इसमें। किसी एक व्यक्ति, परिवार, घटना, कोई घटना भी हो सकती है, ठीक है ना, समूह, संस्था, कालखंड का संपूर्ण या उसके किसी पक्ष का ये गहन अध्ययन करती है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? गहन अध्ययन होगा, ठीक है ना। क्या होगा? गहन अध्ययन होगा। आप व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है ना, तो व्यक्ति के अध्ययन में आपका गहन अध्ययन जुड़ा हुआ है, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई कुछ कोई समुदाय ऐसा है कि जो अपराध करता है, ठीक है ना। क्या करता है? अपराध करता है। वहाँ के ज़्यादातर लोग अपराधी बनते हैं, तो उस पर भी केस स्टडी की जा सकती है कि भाई इसी समुदाय के लोग क्यों अपराध करते हैं, ठीक है ना। क्यों यहाँ के लोग ज़्यादातर चोरी छीना झपटी कर रहे हैं, ठीक है ना। या किसी गंदी बस्ती का किया जा सकता है कि भाई गंदी बस्तियों में ऐसा क्या कारण है जी कि वहाँ के बच्चे क्या अपराधी बन रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका क्या होगा? हम उस बस्ती का पीछे भूतकाल का भी अध्ययन करेंगे, वर्तमान का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। उसमें देखेंगे क्या भाई यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, इसलिए बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ के या इन बच्चों के माता पिता दारू शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं और कोई रोजगार नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? गहन अध्ययन होगा, ठीक है ना। हर एक संपूर्ण पक्ष का गहन अध्ययन होगा। इस विधि में प्राय वर्तमान या कभी कभी अतीत की घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है ना। तो जैसे मैंने आप बताया कि भाई क्या होता है कि अतीत की घटनाओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित इकाई का संपूर्ण अध्ययन, इसमें क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण अध्ययन होता है। ऐसा नहीं कि आज का ही अध्ययन कर लेंगे, नहीं, पूरा संपूर्ण एक एक घटना, जो छोटी से छोटी घटना होगी उसका भी अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। देखा जाएगा कि भाई ऐसा तो नहीं समुदाय के संग अतीत में कोई अन्याय हुआ हो और उस वजह से ये समुदाय अपराधी बन गया हो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन भी किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, ताकि विश्लेषण एवं निष्कर्ष प्राप्त हो सके, ठीक है ना, ताकि विश्लेषण और निष्कर्ष प्राप्त हो सके। सामान्यतः इस विधि में कारण और प्रभाव प्रभाव संबंधों को जानने एवं विश्लेषित करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो ये कारण जाना जाएगा कि भाई ये बच्चा अगर पढ़ने में इतने अच्छे नंबर लेके आता है तो क्यों लेके आता है, क्या कारण है। या ये जो ये इस समूह के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, ये 90+ नंबर लेके आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है जो ये बच्चे क्या बोलते हैं 90% नंबर तक मार्क्स ले आते हैं। या इस समुदाय के या इस गंदी बस्ती के जो बच्चे हैं वो अपराध कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, उसका कारण जानेंगे और उसको हम विश्लेषित करेंगे, ठीक है। यह सिद्धांत एवं व्यवहार के मध्य सेतु का कार्य करता है, ठीक है ना। अब जो व्यवहार में जो घटना घट रही है उसका संबंध क्या किया जाएगा? उससे किया जाएगा, आपका सिद्धांतों से किया जाएगा। इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? आगनात्मक है दोस्तों। क्या है? आगनात्मक है, ठीक है ना। किसी एक विशिष्ट का अध्ययन कर रहा है ये ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहा है, ठीक है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़े समाहित होते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि भाई हमें इसमें द्वितीयक आंकड़े आंकड़े भी हम वो कर सकते हैं, उस पर भी काम हो सकता है कि भाई किसी कुछ ऐसे आंकड़े हों जो क्या बोलते हैं भूतकाल में किसी और ने कलेक्ट किए हों, तो हम उसको भी यूज करेंगे, ठीक है ना। यह किसी प्रश्न का संपूर्ण उत्तर नहीं देती, बल्कि भविष्य के शोध कार्यों हेतु प्रकल्पना का विस्तार का मार्ग प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि भाई ऐसे अगर भविष्य में और जो घटनाएं होंगी उनके लिए परिकल्पनाओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम ये पूछते हैं कि भाई जो गंदी बस्तियां होती हैं, ठीक है ना, झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, वहां पे अपराध ज़्यादा होता है। जिसका क्या कारण है? कि जिसका क्या बोलते हैं वहां पे रोजगार नहीं है, वहां पे स्कूल कॉलेज का अभाव है और वहां पे नशाखोरी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये क्या करेगा कि परिकल्पना के निर्माण में भी सहायता कर देगा, ठीक है ना। वैसे ये जो केस स्टडी है प्राथमिक आंकड़े एकत्रण की विधि है, लेकिन जब केस स्टडी करते हैं ना, केस स्टडी एक प्रकार का मेथड भी है दोस्तों। क्या है? एक रिसर्च का टाइप भी है, रिसर्च का टाइप भी है, ठीक है ना। तो जब तक ये रिसर्च का टाइप रहेगा तो इसमें सेकेंडरी आंकड़े भी, द्वितीयक आंकड़े भी यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब जो रिजल्ट आएगा तो वो एज क्या होगा? वो प्राइमरी होगा। अब महत्व क्या है इसका दोस्तों? अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन में सहायक है ये, ठीक है ना। अगर आपको बहुत गहन और सूक्ष्म जानकारी तक प्राप्त करनी है तो आपके लिए केस स्टडी उपयुक्त है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण कल्पना का स्रोत सिद्ध होती है, ठीक है ना। भविष्य में जो महत्वपूर्ण कल्पनाएं बनेंगी उसके लिए ये स्रोत का काम करेगी, ठीक है ना। इस विधि का मार्ग अपनाने से महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ ऐसी भी जानकारियां मिल सकती हैं जो
जो बहुत महत्वपूर्ण हो और इससे पहले शायद ना हो, ठीक है ना। एक इकाई यदि व्यक्ति हो तो अभिवृत्ति, व्यवहार, ठीक है ना, या विशेष परिस्थितियों में किए जाने वाले मानकीय प्रतिक्रियाओं को जान सकते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, कई बार कुछ विशेष स्थितियों में आके कुछ लोग क्या करते हैं, अपराधियों वाला कृत्य कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा कि भाई किन परिस्थितियों में आदमी कैसा व्यवहार करता है, ठीक है ना। इस विधि में प्राप्त निष्कर्ष शिक्षण प्रशिक्षण। तो शिक्षण प्रशिक्षण में ये एक बहुत उपयोगी विधि है, ठीक है ना। जैसा कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि एक बच्चा अगर 100% या 95 से ऊपर नंबर लेके आ रहा है तो उसमें उसमें हम केस स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये बच्चा कैसे, इस बच्चे ने कौन कौन सी कितना टाइम दिया, कौन सी टेक्निक यूज़ की, और क्या कहाँ से एजुकेशन प्राप्त किया, कौन सी बुक पढ़ी, वगैरह वगैरह करके हम एक विश्लेषण करेंगे कि भाई ये बच्चा इस तरह से ये करता है तो इसका क्या बोलते हैं इतना अच्छा रिजल्ट आता है, और उसी रिजल्ट को फिर हम बाकी बच्चों पे अप्लाई करके उनके रिजल्ट को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो हार्वर्ड बिजनेस जो स्कूल है ना, बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें इसी विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है ना। इसका शिक्षण प्रशिक्षण से बहुत अच्छा लेना देना है। अधिकांश व्यक्तिगत अध्ययन रोचक सिद्ध होते हैं, है ना, क्योंकि हमें इसमें बहुत रोचक जानकारियां मिलती हैं। अब किसी बच्चा जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो समाज में लोग होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उनका ना, उनके जीवन का ना व्यक्तिगत अध्ययन बड़ा ना रोचक होता है, उनके बारे में जानना समझना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप उनके जीवन के बारे में पढ़ोगे तो वो काफी रोचक है ना। तो वो क्या होता है, अधिकांश व्यक्तिगत अध्ययन रोचक होते हैं क्योंकि हम उन लोगों का व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं जो कामयाब होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, कामयाब होते हैं, या जो कोई घटना करते हैं, है ना। तो घटनाओं में भी आपको काफी कुछ जानने को मिलता है कि एक आदमी किस स्थिति में आकर कैसी घटनाएं बनता है। एक सीधा साधा आदमी, भोला भाला आदमी आतंकवादी कैसे बन जाता है, या बड़ा अपराधी कैसे बन जाता है। तो ये सारी क्या होती है, रोचक होती है, ठीक है ना। तो और इनका चित्रण एक कथानक या परिदृश्य निर्मित कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से समाज में एग्जाम्पल भी बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई मेहनत करके, हार्ड वर्किंग करके क्या बोलते हैं बहुत पैसे वाला बन गया, बहुत अमीर बन गया, या बहुत फेमस हो गया, तो वो कैसे हुआ, ये क्या हो जाएगा, वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा समाज के लिए। किसी व्यक्ति या इकाई की संपूर्णता से समझने में ये उत्तम विधि है। अगर आप किसी व्यक्ति या इकाई को संपूर्णता से समझना चाहते हो ना, तो ये विधि सबसे बढ़िया है। भविष्य में की जाने वाले अन्य शोध कार्यों की इकाइयों का वर्गीकरण का कार्य इससे सरल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। किसी शोधकर्ता की निजी ज्ञान में विस्तार में यह एक सहज अवसर है। अब कोई शोधकर्ता अपने निजी ज्ञान, इससे क्या होगा कि भाई जो आप काम कर रहे हो वो तो है ही है, लेकिन आपके निजी ज्ञान में भी काफ़ी विस्तार होगा, ठीक है ना। और आपको ये बहुत अच्छा अवसर देगा ज्ञान में विस्तार करने का, ठीक है ना। अब दोस्तों ये है कि कुछ आधारभूत मान्यताएं, बिना इन मान्यताओं के आप केस स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है ना। केस स्टडी के लिए कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत अध्ययन विधि शोध में प्रयुक्त करते समय शोधकर्ता को यह विश्वास होना चाहिए कि यह विधि किन मान्यताओं के कारण महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। व्यक्तिगत अध्ययन से संबंधित आधारभूत मान्यता है मानवीय व्यवहार में मूलभूत एकता। तो आपको पहले केस स्टडी करने से पहले आपको ये मानना चलेगा कि सभी मानवों का व्यवहारों में लगभग एकता होती है, एक जैसा व्यवहार होता है, ठीक है ना। अगर आप ये मानोगे कि हर एक व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करता है तो केस स्टडी का महत्व वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब मान लो जैसे आप ये मान के चलते हो कि सभी बच्चों का व्यवहार एक जैसा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और उनका व्यवहार भी एक जैसा होता है। लेकिन एक बच्चा क्या कर रहा है कि 95% नंबर लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि उसका केस स्टडी करोगे और फिर उसको जिन स्थितियों में उसने पढ़ाई की है, जो टेक्निक्स यूज की हैं, जो टीचर्स यूज दिए हैं उसने, एजुकेटर से एजुकेशन लिया है, और जितने घंटे उसने पढ़ाई की है, जो सी लाइब्रेरी यूज की है, वो दूसरे बच्चे पे लागू करोगे, ठीक है ना। तो फिर वो भी बच्चा वैसा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, आपको मूलभूत एकता माननी चलेगी, मानव व्यवहार में एकता होती है, ठीक है ना। या एक एक आदमी है, उसको शुरू में ही उसको उसके माता पिता लड़ाई झगड़ा करते थे बचपन में, जब वो छोटा था, 4-5 साल का था, ठीक है। दारू पी के उसका पापा आता था घर में, लड़ाई झगड़ा करता था, और उसके पापा को कई बार पुलिस वालों ने पकड़ा भी, ठीक है ना।
तो आपने शोध किया और आपको पता चला कि ये बच्चा जो अपराधी बना हुआ है, इसके बचपन में क्या होता था कि इसके माता पिता लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, ठीक है, इसके आसपास मोहल्ले वाले भी झगड़ा करते थे, और इस बच्चे की काफ़ी उपेक्षा हुई, इसको पढ़ने को नहीं मिला, ठीक है, इसका पिता ड्रिंक ज़्यादा करता था, और अब पुलिस कई बार ये जेल में भी गया है। तो उस बच्चे के ऊपर क्या बोलते हैं, उसके परिवार का, उसकी स्थिति का कुछ असर पड़ा और वो भी अपराधी हो गया, ठीक है ना। तो आपने क्या निष्कर्ष, आप क्या करोगे कि भाई बच्चों के व्यवहार में एकता है, अगर दूसरे बच्चे के संग भी अगर यही स्थिति होगी तो उसका भी व्यवहार ऐसा ही होगा, वो भी अपराधी बनेगा, ठीक है ना। तो ये होती है केस स्टडी का, यही फायदा होता है कि आपको ऐसे रहस्य मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको मानव व्यवहार में जो एकता होती है ना, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्यक्ति का अध्ययन करते समय स्वीकार करना आवश्यक है कि चाहे बाहरी रूप से व्यक्ति के व्यवहार में भिन्नता क्यों न दिखाई दे, किंतु मूलभूत मानवीय व्यवहार, सोच, मानसिकता तथा लक्षण समान है, ठीक है ना। अब जैसे क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर में आपका मैकियावेली है, ठीक है ना, हॉब्स है और मॉर्गन था हुआ, ये क्या व्यक्ति को क्या मानते हैं, लालची मानते हैं, उनका नकारात्मक वर्णन करते हैं, ठीक है ना। सारे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, लालची, डरपोक और आपका नकारात्मक प्रवृत्ति वाले मानते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, वो मानवीय व्यवहार में वो मूलभूत एकता, ठीक है ना। इसलिए किसी व्यक्ति या घटना से हम दूसरी घटना या व्यक्ति को भी समझ सकते हैं। अब अगर आपने ये बात समझ ली ना कि भाई ये जो बच्चे, ये आदमी था, ये अपराधी इसलिए बना क्योंकि इसके बचपन में इसके घर की परिस्थितियां, इसके घर का माहौल ऐसा था, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर अपराधी बना होगा तो हो सकता है कि उसके घर में भी यही स्थितियां हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप दूसरी घटना को या दूसरी व्यक्ति के बारे में भी समझ जाओगे कि हाँ भाई, मैंने एक अध्ययन किया था, वहां पे अपराधी बनने का प्रमुख कारण क्या था, उसके घर में उसके मम्मी डैडी अनपढ़ गंवार थे, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते थे, उसका पापा दारू ज्यादा पीता था, चोरी चकारी करता था, अपराध करता था, बार बार जेल में आना जाना होता था, आसपास का समाज भी ऐसे ही था। तो इस वजह से आप कोई दूसरी घटना देखोगे तो वहां पे भी आप समझ जाओगे कि हाँ यार, ये अपराधी बना है तो यही रीजन होंगे और कोई रीजन नहीं होगा, ठीक है। परिस्थितियों में समानता, अगर परिस्थितियों में समानता है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि भैया आपको ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां सेम होंगी, ठीक है ना, परिस्थितियां एक जैसी होंगी, ठीक है ना, एक जैसी होंगी। अब परिस्थितियां एक जैसी होंगी तो मानव का व्यवहार भी कैसा होगा साथियों, एक जैसा ही होगा, ठीक है ना। परिस्थितियां में समानता होगी तो व्यवहार में भी, हार में भी समानता होगी, ठीक है ना। एक एक आदमी के घर की परिस्थितियां कैसी हैं कि वहां पे माता पिता जो है प्रेम से रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, दारू शराब नशा नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है, और पुलिस कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो उसका बच्चे के व्यवहार पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्या होगा, वो चोर अपराधी वगैरह ये सब नहीं बनेगा और पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छा इंसान बनेगा, ठीक है ना, सबका सम्मान करेगा, ठीक है ना। और आप किसी दूसरे बच्चे को देखोगे, है ना, तो वो भी अगर वो भी क्या बोलते हैं, पढ़ने लिखने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो सबको सम्मान से बोलता है, झूठ नहीं बोलता, चोरी चकारी नहीं करता है, तो आप क्या कहोगे कि भाई इसके घर की परिस्थितियां अच्छी रही होंगी, ठीक है ना, क्या इसके घर की परिस्थितियां अच्छी रही होंगी इसलिए ये ऐसा बना है। लेकिन अगर वो झूठ बोलता है, चोरी चकारी करता है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो आप क्या कहोगे कि इसकी घर की स्थितियां अच्छी नहीं रही होंगी। तो परिस्थितियों में समानता होगी तो हम मान के चलेंगे कि क्या बोलते हैं, मानव का व्यवहार भी समान होगा, ठीक है। संपूर्ण अध्ययन, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, संपूर्ण अध्ययन, इसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। चूंकि व्यक्ति के अध्ययन में सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन होता है, इसमें एक इकाई की लगभग सभी पक्षों को व्यापक बहुआयामी संदर्भ में विश्लेषित किया जाता है, चाहे वह इकाई व्यक्ति हो, समूह, घटना हो, अध्ययन की संपूर्णता अनिवार्य है। मतलब आपको संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा। आप अब एक बच्चे के बारे में अध्ययन कर रहे हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पिता के भी व्यवहार को समझना पड़ेगा कि उसका पिता क्या था, उसने क्यों नौकरी नहीं की, क्यों उसने जब शादी की तो उसकी माँ कैसे, उसके का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, जब बच्चे के पूर्व जन्म से पहले इसके घर की क्या दशाएं थी, जब बच्चा पैदा हुआ, जब वो 4-5 साल का था तब क्या घटनाएं हुई, सब कुछ पूरा
ए टू जेड अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए व्यक्तिगत अध्ययन संपूर्ण अध्ययन कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि संपूर्ण अध्ययन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है ना। समय तत्व का प्रभाव, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत अध्ययन की विधि में किसी इकाई की विविध पक्षों को विश्लेषित करते समय उससे जुड़ी हुई पूर्व की घटनाएं, ठीक है ना, जैसा कि मैं अभी आपसे जिक्र ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, तथा लिंक को, उन घटनाओं का उससे क्या संबंध है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। आज का युवा बचपन में कैसा था, किन कारकों ने उस पर प्रभाव डाला, ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। समय तत्व का अध्ययन कल आज कल, ठीक है ना, आज कल आज तीनों संदर्भों में किया जाता है। मतलब आप भूत भी समझोगे, भविष्य भी, भूत समझोगे, वर्तमान समझोगे और उसको भविष्य में लागू भी करोगे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति का अध्ययन किसी कालखंड को बताता है, तो कोई भी अध्ययन हो वो किसी कालखंड से संबंधित होता है। आगमनात्मक विधि है दोस्तों, ये जैसा कि हमने भी चेक किया था। व्यक्ति अध्ययन किसी एक इकाई का अध्ययन करते हैं, अतः ऐसे अध्ययन विशिष्टता से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है ना, वो विशिष्ट होगा। एक बच्चा 55% नंबर लेके आता है, ये एक विशिष्ट बात हुई, ठीक है ना, क्या हुई, एक विशिष्ट बात हुई, ठीक है। एक आदमी एक आदमी अपराधी बन गया, ठीक है ना, एक आदमी अपराधी बन गया, तो ये क्या होगी, एक विशिष्ट बात हो गई, ठीक है। लेकिन कई विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन कर हम सामान्य प्रक्रिया की ओर, अब हम अगर मान लो 2 4 5 विशिष्ट विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन कर लें, तो क्या होगा, हम एक सामान्य बात कह सकते हैं, हम एक जनरल बात कह सकते हैं। जैसे कि भाई 8 घंटे पढ़ाई, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, कोचिंग, अच्छी बुक, गुड बुक्स, ठीक है ना, गुड बुक्स, और आपके और आपका गुड बुक्स हो गया लाइब्रेरी, तो ठीक है। और क्या बोलते हैं, पेरेंट्स का इंटरेस्ट, ठीक है ना, का इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट किसमें, बच्चों को पढ़ाने में। अगर ये चीजें हमने 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 5 बच्चों का अध्ययन किया, क्या 5 बच्चों का अध्ययन किया, वो 8 घंटे पढ़ते थे, वो 8 घंटे वो कोचिंग अच्छी लेते थे, वो अच्छी बुक्स यूज करते थे, वो लाइब्रेरी में जाते थे, और उनके पेरेंट्स जो थे वो क्या है कि काफ़ी मोटिवेट करते थे और अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करते थे। हमने 10 बच्चों का ऐसा अध्ययन किया, तो हम क्या है, एक सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम एक सामान्य प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं कि भाई 7 8 घंटे की पढ़ाई, कोचिंग, अच्छी बुक्स यूज करो, लाइब्रेरी जाओ, और पेरेंट्स अगर मोटिवेट हो तो वो बच्चा अच्छे नंबर ले सकता है ना। तो क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर हम चले गए, यही आगमनात्मक विधि कहलाती है, ठीक है ना। या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि ये कंडीशंस हम और फिर क्या है कि हमने ये जो निष्कर्ष निकाला ना, इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा, अप्लाई करके हम देख सकते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके गुण क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। किसी एक इकाई की सूक्ष्मतम, जटिलतम तथा गहनतम बातों का अध्ययन होता है। इसमें आपको जो छोटी से छोटी बात होती है वो पता चलती है, जो जटिल और कठिन होती है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, अमूर्त बातें, वो भी पता चलती हैं, और गहन, जो बहुत गहरों में बहुत गहन बातें होती हैं, वो भी, उनका भी अध्ययन इसमें हो जाता है, ठीक है ना। आंकड़े एकत्रण की विधि लचीली हो जाती है। आंकड़े एकत्रण की विधि इसमें क्या हो जाती है साथियों, लचीली होती है। प्राकल्पना और अंतर्दृष्टि निर्माण में सहायता मिलती है, मतलब आपको एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, और ये विधि प्राकल्पना, जो भविष्य में जो शोध होंगे उनके लिए एक प्राकल्पना का काम करेगी, ठीक है ना। कि जो प्राकल्पना के आने वाले भविष्य में क्या प्रकल्पना बन जाएगी कि जो बच्चे अच्छा कोचिंग लेते हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ाई को देते हैं, और उनके पेरेंट्स मोटिवेट करते रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो बच्चे 90% प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी परिकल्पनाएं आप भविष्य में बन जाएंगे, ठीक है ना। आंकड़े स्वाभाविक स्थितियों से लिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तुलनात्मक रूप से ये सस्ती विधि है, ठीक है ना। आप किसी एक का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है कि 100,000 लोगों से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, 100 लोगों से इंटरव्यू किया जा रहा है, ठीक है ना, इंटरव्यू किया जा रहा है, या 50 लोगों का अवलोकन किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नेयर बांटे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ये सस्ती विधि है। किसी एक आदमी को पकड़ो, उसके जीवन का क्या कर दो, केस स्टडी कर दो, और आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। हम कहते हैं ना, हमारे माता पिता कहते हैं कि आप वो क्या बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री उसके नीचे खंबे की लाइट के नीचे पढ़ा करते थे, है ना, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। तो वो क्या, वो एक प्रकार से केस स्टडी है, ठीक है ना, कि उसको दूसरों के जीवन में लागू कर दो, ठीक है।
आंकड़े तथ्यों तथा ज्ञान का गुणात्मक पक्ष स्पष्ट करती है। तो ये क्या करती है, गुणात्मक आंकड़े प्रदान करती है। घटनाओं एवं अन्य परिणामों को की निष्पक्षता रहती है इसमें, ठीक है ना, निष्पक्षता रहती है, निष्पक्षता रहती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो घटनाएं घटी हैं आप उन्हीं का अध्ययन कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कोई कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आपने उसका केस स्टडी किया और वहां से जो परिणाम आए, ठीक है, वो निष्पक्ष है, ठीक है ना, उसमें आपका कोई वो नहीं है, आपको भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। अब इसके दोष क्या क्या हैं ये देख लो। शोध की कम व्यवस्थित रणनीति मानी जाती है, ठीक है ना, कि भाई आप एक आदमी का केस स्टडी कर लो और उसको सब पे अप्लाई कर दो, नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये इसी वजह से ये वो कम व्यवस्थित विधि मानी जाती है कि भाई आप एक आदमी का अध्ययन करके सब पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। निदर्शन आकार छोटा होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है 2 4 5, ठीक है ना, 2 4 5 10 लोगों का ही अध्ययन किया जाता है। तो आप 2 4 5 10 लोगों का अध्ययन करके आप सामान्यीकरण या निष्कर्ष कैसे दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से भी ये इसका कमी है। विभिन्न चरों और विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण कम संभव रहता है इसके अंदर साथियों। सभी परिकल्पनाओं का परीक्षण संभव नहीं है, ठीक है ना। अब आपने बहुत सारी परिकल्पनाएं जो बनेंगी तो इस मेथड से उनका परीक्षण संभव नहीं है, ठीक है ना। आप ये कहो कि क्या बोलते हैं कि भाई हर किसी के पेरेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं तो उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये सभी परिकल्पना, इस तरह की परिकल्पना हर जगह लागू नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो पुअर फैमिली से होते हैं या आपराधिक फैमिली से भी होते हैं, फिर भी उनके बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ लिख के एक बड़े आदमी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, सभी परिकल्पनाओं का परीक्षण संभव ही नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर यह झूठा भी साबित हो जाए वो परिकल्पनाएं। वैज्ञानिक पद्धति की दृष्टि से यह पूर्णतः वैज्ञानिक शोध नहीं है, तो वैज्ञानिक इससे पूर्णतः वैज्ञानिक शोध नहीं मानते हैं। इसमें पक्षपात की संभावना अधिक रहती है, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई जो जिसका केस स्टडी कर रहे हो उसके वो अपने भूतकाल के बारे में कुछ ऐसी गलत जानकारी दे दे, ठीक है ना, या अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल दे, ठीक है। तो इस तरह की भी घटनाएं हो सकती हैं। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग हो नहीं सकता, तो जो आपका जो क्वांटिटी रिसर्च वाली जो विधियां होती है ना वो इसमें लागू नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि इसके आंकड़े गुणात्मक होते हैं। पूर्व की घटनाओं में प्रलेख दोषपूर्ण हो सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई हो सकता है कि पूर्व में अगर कोई घटना घटी हो वो गलत भी हो सकती है, दोषपूर्ण भी हो सकती है, ठीक है ना। आजकल अक्सर ऐसा आप इस तरह के विवाद राजनीति में उठते रहते हैं कि भाई वो ऐसा नहीं था, वो घटनाएं ऐसी नहीं थी, अक्सर इस तरह के विवाद होते रहते हैं। तो ठीक है ना, कि पूर्व की घटनाएं एवं प्रलेख, अगर पूर्व में कोई घटना घटी है या उसको लिखा गया है तो हो सकता है कि भाई लिखने वाले ने गलत लिख दिया हो, ठीक है ना, गलत जानकारी दे दी हो, तो वो तो क्या होगा कि उससे आप केस स्टडी कैसे करोगे। भूतकाल में भी केस स्टडी होती है, जैसे कि दोस्तों गांधी जी का अध्ययन किया जाता है आज की डेट में, क्या दीनदयाल उपाध्याय का किया जाता है, या सुभाष चंद्र बोस का जो लोग करते हैं अध्ययन, है ना, तो वो क्या होता है पूर्व की घटनाएं हैं। तो वहां पे क्या बोलते हैं, जो प्रलेख लिखे हुए हैं उन पे ही विश्वास किया जाता है और उससे उनको समझकर निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। तो क्या हो सकता है उसमें वो दोषपूर्ण हो सकते हैं, भाई किसने लिखी है, कि वो सुभाष चंद्र बोस हो सकता है कि भाई उसका जो क्या था वो एक उसके जो मूल्य थे वो सुभाष चंद्र बोस से ज़्यादा जुड़े हों, ठीक है ना, या जिसने अध्ययन किया हो उसका झुकाव सुभाष चंद्र बोस की तरफ ज़्यादा रहा हो। तो क्या होगा कि ऐसे में वो उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के कुछ वर्णन कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो घटनाएं प्रलेख दोषपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से ये भी एक इसका दोष है, ठीक है ना। किसी किसी कार्य में, ठीक है, कार्य में रुचि होना शोध की दृष्टि से विषय निष्ठता को इंगित करती है। अब आप जैसे ही आप कहोगे कि भाई मैं तो इतने सारे हैं, गांधी, नेहरू, आपका लक्ष्मीबाई, ठीक है, अंबेडकर, आपका और भी कई सारे इस तरह के विचारक हो गए। तो आप कह रहे हो कि नहीं भाई मैं तो गांधी जी का ही अध्ययन करूंगा, गांधी जी का अध्ययन है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपका झुकाव, ठीक है ना, आपका झुकाव झुकाव गांधी जी की तरफ ज्यादा है, गांधी जी की तरफ ज्यादा है, गांधी जी की तरफ ज्यादा है। तो ये विषय निष्ठता इसके अंदर आ गई ना, इसने बता कि आप में पहले ही एक पक्षपात टाइप का या जो मूल्य है वो घुसा हुआ है कि आपको गांधी जी का अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो ये भी एक समस्या है कि भाई इसको हटा नहीं सकते, ठीक है ना। किसी विशेष घटना में
किसी विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन करना, ठीक है, इसमें ये दर्शाता है कि विषय निष्ठता को बताता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको कोई विषय दे दिया गया है, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी ने कोई विषय दे दिया है कि भाई आपको इस पे गांधी पे रिसर्च करना है, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप इंटरव्यू के दिन से ही चिल्ला रहे हैं कि भाई मैं नेहरू जी का अध्ययन करूंगा। आपसे उसने गाइड ने कहा कि यार उनका कर लो, अम्बेडकर जी का नहीं करें, नहीं तो मैं तो नेहरू जी का ही करूंगा। तो क्या है, ये विषय निष्ठता को इंगित कर देती है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको समझाने की व्यक्तिगत अध्ययन समझाने की कोशिश की। छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट है, आ जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों का अगर अच्छा लगे तो आप ज्ञान गंगा जो मेरा चैनल है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अब एक और बचा है एक्शन रिसर्च, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिसर्च आजकल बहुत यूज हो रहा है, ये गवर्नमेंट बहुत यूज करती है एक्शन रिसर्च, तो इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।